तो हाय एवरीवन, सो हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन ऐसे मिस्टेक्स, अवॉइड दिस पिटफॉल्स, राइट। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अलाइड का जो मेंस का एग्जाम है उसमें जो है आपका जो एसे राइटिंग वाला जो सेक्शन है वो 35 मार्क्स का आपको एसे आना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब 35 मार्क्स बहुत होते हैं। अगर हम थोड़ा इसको गौर करें, एनालाइज करें, इस चीज के ऊपर मंथन करें तो 35 मार्क्स बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। अब आउट ऑफ 35 आप कितने मार्क्स लेते हो? डिफरेंट स्टूडेंट, देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, राइट। तो ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, कला है, ठीक है। हर बंदा ऐसे नहीं लिख सकता। जैसे अगर इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप डेली रूटीन में यू हैव टू राइट समथिंग, राइट। देखो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश होती है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि यार एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो इंग्लिश होती है और एक जो डिस्क्रिप्टिव टाइप इंग्लिश होती है, इसमें अंतर क्या होता है। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं कि ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में क्या इंग्लिश डिफरेंस क्या होता है दोनों शब्दों में, राइट। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव से अगर मैं पूछता हूं, जैसे क्लास में भी मैंने कई बार ये सवाल किया है बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है। एक फैक्ट होता है, चार ऑप्शंस होती हैं, उसमें से हमें उठाना होता है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है बेसिकली फैक्ट बेस, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश मींस एक आपके सामने ऐसे फैक्ट दिया हुआ है, राइट, और आपके पास यहाँ पे ऐसे चार ऑप्शंस है। बात तो ये वही है जो बच्चे स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन क्या मैं ऑब्जेक्टिवली उस चीज को सोचता हूँ? मतलब ये जो फैक्ट दिया हुआ है, अभी चाहे रीजनिंग का कोई सवाल है, चाहे क्वांट का है, चाहे कोई इंग्लिश का है, ऐसे एक स्टेटमेंट है इंग्लिश की सपोज, अब इसमें आपको आर्टिकल डालना है या तो आपको प्रेपोजिशन पुट करनी है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप ना गेम से बाहर हो, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है वो तो यहाँ पे है ना, आपके सामने एक फैक्ट है और आपके पास चार ऑप्शंस हैं, राइट। तो ये फैक्ट बेस्ड होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे ना तो आप फर्स्ट पार्टी हो, ना ही आप यहाँ पे सेकंड पार्टी हो, राइट। लफड़ा वहां पे होता है, प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है जब स्टूडेंट अपनी एजम्पशन लगाता है कि यार मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर बी होगा। पहले तो आपको स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है कि ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर ने डाली है। अगर एग्जामिनर का कॉन्टेक्स्ट और आपका कॉन्टेक्स्ट मैच हो गया तो 100% आपका आंसर सही जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उसने उस स्टेटमेंट को, उस सवाल को किसी और कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में पूछा है और आप अपने ही अजम्पशन लगा रहे हो, किसी और दिशा में आपका कॉन्टेक्स्ट चला गया, तो आपका आंसर 100% गलत जाएगा। तो ये तो रही बात ऑब्जेक्टिव की। अब फिर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोल नहीं होता, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैक्ट के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। फिर आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन होते भी नहीं है, वो अपने आप से ही ऑप्शन बना लेते हैं कि सर मेरा आंसर तो ये होगा, और वो आंसर ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो वो होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली सोचो यार, आप अपना आंसर नहीं बना सकते, ठीक है। जो ऑप्शंस आपको चार दिए हैं उन्हीं में से आंसर देना है आपको। तो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग ऑब्जेक्टिवली कि जो मेरे को फैक्ट दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। उसको ऑब्जेक्टिवली सोच बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं कि आप क्वेश्चन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे रहे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होती है माइंड बेस्ड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि थॉरली आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अब सपोज एचपीएलाइड में इतने स्टूडेंट्स फाइट करेंगे एग्जाम को, राइट। तो ऑब्वियस है वहां पे सपोज कोई भी ऐसे आ गया, किसी भी टॉपिक के ऊपर आ गया, है ना, टेररिज्म आ गया, करप्शन आ गया, तो उसके ऊपर आपका व्हाट्स योर ओन पर्सपेक्टिव, आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस ऐसे के ऊपर, राइट। नेचुरल डिजास्टर के ऊपर आ गया, तो आप क्या सोच रखते हो, क्या थॉट्स हैं आपके पास। तो कॉमन ऐसे मिस्टेक्स की बात करेंगे, राइट। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पिटफॉल्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना है, राइट। कौन सी बातें होती हैं जो ऐसे राइटिंग के को लिखते हुए आपको ध्यान में रखनी है, राइट, जो आपको नहीं करनी है, और कौन सी बातें हैं जो आपको करनी है। और फिर थोड़ा फॉर्मेट के बारे में भी इसकी बात कर लेंगे आज के सेशन में। एक सेशन फिर मैं प्रेसी के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है, कि प्रेसी राइटिंग में भी कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो वो फिर अगला सेशन रहेगा। तो पॉइंट है दैट इज द पावर ऑफ प्लानिंग। सो स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट दैट क्लियरली आउटलाइंस योर आर्गुमेंट, है ना। आपको पता है, बोलते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
तो आपका जो एसे राइटिंग है उसके अंदर अगर सपोज आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं या जो भी वर्ड्स की लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के जो आपके 50 टू 70 जो वर्ड्स हैं और उसका जो क्रक्स आप जब निकालते हो तो वो बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट दैट क्लियरली आउटलाइंस योर आर्गुमेंट। क्राफ्ट अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन, मतलब आपकी इंट्रोडक्शन ना कंपेलिंग होनी चाहिए। कंपेल करना होता है ना किसी को मजबूर करना, मतलब जो चेकर है, जो पेपर आपका चेक करेगा, ठीक है, वो मतलब आपकी इंट्रोडक्शन को पढ़ के मतलब उसको वो कंपेल करना आना चाहिए आपको। कंपेलिंग इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए आपकी इंट्रोडक्शन, दैट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, ताकि जो उसको रीड करेगा, जो पेपर चेक करेंगे, जो भी बेसिकली पर्सन, तो वो उसको पढ़ के मतलब उनको लगे कि कुछ डिफरेंट लिखा है, राइट। वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं फिर मैं आगे आपको फॉर्मेट में बताता हूँ। तो कुछ ऐसी आपकी कंपेलिंग इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। यूज अ क्लियर स्ट्रक्चर विद टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, राइट। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स मींस स्टूडेंट्स ये बोल रहा है रेलिवेंस की बात करना चाह रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेलिवेंस कि आपसे पूछा गया है। नो डाउट मैंने अलाइड के पीवाईक्यूज भी चेक किए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है, यहाँ पे घुमा के ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपसे। अब डायरेक्ट पूछा है तो मुझे पता है कि करप्शन के ऊपर है, तो करप्शन के ऊपर आप लिख देंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन को ही इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाया पूछा गया है। जैसे पूछ लेगा इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन बताओ क्या होते हैं। नोटबंदी जो हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उसके इफेक्ट्स क्या थे। तो अगर इफेक्ट्स पूछे हैं तो फिर वो आपसे पूरी उसकी डिमोनेटाइजेशन की राम कहानी नहीं मांग रहा, वो आपसे इकोनॉमिकल डाटा चाह रहा है वहां पे कि भैया आप इकोनॉमिकल डाटा दो, ठीक है, कि क्या क्या उसके इफेक्ट्स थे। अब जीएस का जो एसए होता है और इंग्लिश का जो एसए आपको लिखना होता है स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंस होता है। जीएस में तो आपका जीके डेप्थ डेप्थ जीएस नॉलेज चेक करता है और जीके का नॉलेज चेक करता है, राइट। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कंसीडर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपका क्लियर स्ट्रक्चर चेक होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है। एज ए इंग्लिश फैकल्टी अगर मेरे पास कोई रिटर्न टेस्ट चेक होने को आएगा तो मैं यही देखूंगा कि बच्चे ने कहाँ पे एस नहीं लगाया है, कहाँ पे वो एस और एस की मिस्टेक्स कर रहा है, क्या प्रेस राइटिंग को वो थर्ड पर्सन में लिख रहा है, क्या कितना उसने पैसिव वॉइस पे का यूज किया है, कितनी उसने इफेक्टिव वो कैब का कुछ ऐसा सच नहीं होता ऐसे राइटिंग में। इंग्लिश की भी अगर मैं बात करूं, राइट, ऐसे राइटिंग में अगर आप मीडियोकर से वो कैब भी लिखोगे चलेगा, बट आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और आपके ऐसे का जो रेलिवेंस है, राइट, रेलिवेंस मस्ट बी देयर, इसके बड़े मार्क्स होते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कितना रिलेवेंट आपने डाला है। जो आपसे पूछा गया है सवाल, क्या उससे रिलेटेड ही आपने लिखा है या उससे आप आउट बाहर तो नहीं जाके कुछ लिख रहे हो, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्लानिंग होनी चाहिए, राइट, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ऐसे को आप कैसे लिखोगे। अवॉइडिंग कॉमन एरर, डोंट प्लेगराइज, ऑलवेज साइट योर सोर्सेज प्रॉपरली। प्लेगराइज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लिटरेरी थेफ्ट, राइट, जो मतलब हम कट कॉपी कर लेते हैं इधर उधर से, तो ऐसा बोल रहा है प्लेगराइज नहीं करना है, राइट। तो अपने सोर्सेज प्रॉपरली आपको रखने हैं कि मैंने कहाँ से कंटेंट को आपने कलेक्ट किया है, राइट, इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। प्रूफ रीड केयरफुली फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, राइट, तो ग्रामर का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। जितनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे उतने आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। काफी बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, नो डाउट हो जाती हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, राइट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कम करो। डोंट सिंपली समराइज, प्रोवाइड योर ओन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए आपको, समराइज कोई सिंपल वे में। बात वही है कि आपको स्टार्टिंग और जो समरी है, जो क्रक्स है, वो बड़ा इफेक्टिव सा होना चाहिए, राइट। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, strengthening your argument, use strong evidence and examples to support your claims, address potential counter arguments to demonstrate a well-rounded perspective, engage with your audience by asking questions and inviting reflections, राइट। तो ये कुछ बातें हैं कि आपको आपका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए आपके पास सपोर्ट करने के लिए, है ना। और तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है, आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करना है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली टू रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स, सीक फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, टीचर्स और राइटिंग सेंटर्स, राइट, स्टे क्यूरियस एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज टू एनहांस योर राइटिंग वॉइस, राइट। तो ऑब्वियस है
ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, तो आपको बार बार मतलब लिखना पड़ेगा टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। और अपनी कमियों को या कोई आपका हो जिनसे आप इसको चेक करवा सकते हो, तो उनसे आप चेक करवाइए, अपनी मिस्टेक्स को देखिए, ठीक है। तो बार बार जब आप कंसिस्टेंटली इसको लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। अब थोड़ा हम इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, राइटिंग कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो कोई भी जो ऐसे आएगा आपको एग्जाम में, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है उसको इफेक्टिव मैनर में, राइट। और ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट सिनेरियो रिलेटेड टू टॉपिक। इंट्रोडक्शन आपने दे दी, फिर उसके बाद क्या करना है कि उस टॉपिक का प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, आज की डेट में उसका क्या सिनेरियो है, वो आपको मेंशन करना है, राइट। और इंट्रोडक्शन में कभी भी स्टूडेंट्स एग्जांपल्स नहीं देते, ये ध्यान रखना आपने। नेवर गिव एग्जांपल्स इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप अपने ऐसे राइटिंग को किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाता है, तो आप कोई डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की दो तीन थॉट्स तैयार रखें कि महात्मा गांधी की एक बहुत अच्छी थॉट है नारी शक्ति के ऊपर। यू कैन स्टार्ट विद कोटेशन, राइट। और अपना जो आपका टॉपिक होता है, ऐसे जो पूछा होता है, कभी भी डायरेक्ट उससे ऐसे टॉपिक पे नहीं आना होता, राइट। या तो आप ऐसा करो कि उसको किसी पास्ट की थॉट से कनेक्ट करते हुए अपने मेन टॉपिक पे लेके आना है, राइट। पिछली किसी हिस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करो उस टॉपिक को, फिर आप उसको प्रेजेंट सिनेरियो में लेके आओ उस बात को, राइट। तो ऐसे कुछ करो आप, मतलब क्यूरियसिटी सी होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, राइट। वो इंप्रेसिव होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कोटेशंस वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है कि कोई कोटेशन लिख दी, पंक्चुएशंस का यूज कर लिया, क्योंकि ऐसे पंक्चुएशंस जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इसमें कोई बात लिखी हुई है तो उस बात में बड़ी गहराई होती है, डेप्थ होती है। जितने भी राइटर्स हैं उनकी जो थॉट्स हैं कोटेशंस में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरी बात होती है, थॉट होती है, डीप थॉट होती है वो, राइट। तो आप कोटेशंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट भी कोटेशन से कर सकते हैं, एंडिंग में भी कोटेशंस डाल सकते हैं। काफी बच्चे यूज करते हैं कोटेशंस और इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। तो ऐसे कुछ करें, या कोटेशन का यूज नहीं करना है तो टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, उसको किसी पिछली घटना के साथ या पिछली हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हुए अपने मेन टॉपिक पे लेके आना है, और फिर प्रेजेंट सिनेरियो भी बताना है उसका। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी, डिटेल ऑफ द एसे। जैसे हमारी एक बॉडी है, राइट। ऊपर हमारा सिर है, नीचे पूरा ये हमारा शरीर है। तो बॉडी वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम मेन मैसेज कन्वे करते हैं। तो हियर यू गिव द प्रॉपर डिटेल ऑफ द रिलेटेड एसे, राइट। कैन गिव हियर एग्जांपल्स, आप यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारे डाल सकते हैं, बॉडी पार्ट में आप एग्जांपल्स दीजिए, राइट। जैसे मान लो आप यहाँ पे टाइप्स दे सकते हो, सपोज यहाँ पॉल्यूशन का एक जैसे एसे आ गया, तो पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो उस टॉपिक के जितने भी टाइप्स हैं, उसके जितने भी कॉजेज हैं, जितने भी इफेक्ट्स हैं, वो सारी बातें बॉडी में आती हैं। कॉज, इफेक्ट, टाइप्स, है ना, ये सारे आप दे सकते हो, एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट, टेकन बाय गवर्नमेंट। कुछ ऐसा ऐसे आया है कि सरकार ने उस मुद्दे के ऊपर, उस इशू के ऊपर कुछ जो है स्टेप्स उठाए हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको कोई भी नेगेटिव यूज नहीं देना है, राइट। और आप यू कैन गिव सजेशंस बट कांट क्रिटिसाइज। सजेशंस आप दे सकते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड डू लाइक दिस, राइट। बट आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन फिर से मैंने वही बताया कि आपका जो है इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो एक तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, रेलिवेंस का, रेलिवेंस मस्ट बी देयर, राइट। और आपकी कोटेशंस का ध्यान रखना है कि कोटेशंस मुझे एक दो यूज करनी है अपने ऐसे राइटिंग में जो क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं, राइट। और थोड़ा सा अगर आप यूज कर सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज कर लीजिए, मुहावरों का यूज कर लो, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ी एक दो मुहावरे आप यूज कर सकते हैं अपनी पूरे ऐसे राइटिंग में। जैसे एक होता है वो हैंड इन हैंड करके इडियम होता है, हैंड इन हैंड। सपोज आप टेररिज्म के ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो अब टेररिज्म ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की प्रॉब्लम है, सभी कंट्रीज जो है टेररिज्म से जूझ रही हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं ऑल द कंट्रीज मस्ट गो हैंड इन हैंड टू कर्ब दिस मीनेस। सो हैंड इन हैंड एक इडियम होता है, इसका मीनिंग होता है टुगेदर, इकट्ठे। ऐसे आप फ्रेमवर्क लाएं अपने, मतलब एक दो इडियम्स को यूज करने की कोशिश करें अपनी राइटिंग के अंदर, फायदा होगा, राइट स्टूडेंट।
तो अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज वांट्स फ्रॉम योर एसे, so candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expressions. है ना, मतलब किसकी थॉट्स कितनी क्लियर हैं उस पे उसको ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है. So this is directly picked from what examiners ask. The main difference between GS and essay is in the fact that in GS you are awarded marks on content alone, है ना, मतलब कंटेंट कितना जबरदस्त लिखा आपने, ठीक है, तो GS में तो essay के उसी को मार्क्स मिलते हैं बच्चे को फॉर essay. लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, कोहेरेंस, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन इज द की. डूज, कौन सी बातें जो करनी है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, राइट. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस विद करेक्ट स्पेलिंग्स along with better than average vocabulary. मैंने बोला बेटर देन एवरेज vocabulary भी लिखोगे चलेगा, इफेक्टिव कोई बड़ी हाई फाई वर्ड्स नहीं मांगता है. विल गिव यू एन एज ओवर द कंपटीशन. वर्क ऑन डेवलपिंग दीज स्किल्स फ्रॉम डे वन, राइट. ये कुछ वर्ड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है. टू यूज इंस्टेड ऑफ वेरी, जैसे वेरी नॉइजी नहीं बोलना लिखना आपने ऐसे राइटिंग में, तो आपने उसकी जगह इसका ऑल्टरनेट लिखना है. वेरी ऑफन नहीं लिखना है, फ्रीक्वेंटली लिखना है. वेरी ओल्ड नहीं लिखना है, एनिशिएंट लिखना है. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस वर्ड की जगह वेरी को आप किन किन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो, राइट. तो वेरी क्विक, रैपिड, वेरी क्वाइट, हस्ट, राइट. वेरी रेनी, पावरिंग, वेरी रिच, वेल्दी, वेरी सैड, सॉरोफुल. ये वर्ड्स आपने यूज करने हैं दीज वन, राइट. ये यूज नहीं करने, तो इनकी जगह पे ये लगाने. नेक्स्ट, डूज एंड डोंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग मस्ट बी यूनिक एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट. स्टार्ट योर essay with any thought or connect essay with past thought, then come to the main topic. You can start essay with any quotation also. Next, use effective vocabulary, idioms and phrases. जैसे बोला the conditions are getting worse, getting improved day by day. अब ये तो एक सिंपल सी टर्म यूज कर ली हमने यहाँ पे, गेटिंग वर्स और गेटिंग इम्प्रूव्ड. अब अगर इसकी गेटिंग वर्स की जगह वर्ड लगाऊंगा तो डिटोरेटिंग यूज कर लूंगा, इम्प्रूव्ड की जगह मैं अमेलियोरेटिंग यूज कर लूंगा, राइट. तो ये थोड़ा वोकैब का आपने टिपिकल वर्ड लगा दिया इंस्टेड की मैं एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखूं गेटिंग वर्स, राइट. उसके बाद नेक्स्ट, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ये नेचुरली आता है स्टूडेंट्स हमारी राइटिंग में. जब बच्चा ऐसे को राइट करता है तो रेपिटेशन होता है, तो आपको ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जैसे आप सिर्फ एंड कंजंक्शन के थ्रू ही कनेक्ट नहीं कर सकते सेंटेंस को, और भी ऑल्टरनेट होते हैं. आप विद से कर लीजिए, आप इन एडिशन टू से कनेक्ट कर लीजिए, राइट. आप एज वेल एज से कनेक्ट कर लीजिए. तो देयर आर सो मेनी कनेक्टर्स. ग्रामर की हेल्प लो, एज वेल एज से कनेक्ट करो दो वाक्यों को, विद से कनेक्ट कर लो. द फादर विद द सन वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस. अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूं द फादर एंड द सन, तो फिर वर आएगा. ये है स्ट्रक्चर. द फादर एंड द सन वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस, लेकिन द फादर विद द सन वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस. ये ग्रामर चेक है आपका, राइट राइट. तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इनसे जोड़ते हैं दो स्टेटमेंट्स को, दो सब्जेक्ट्स को, तो वर्ब सिंगुलर लगती है, राइट. तो इनके साथ वर्ब फिर हम सिंगुलर लगाते हैं. ये आपका ग्रामर चेक है, ठीक है. आपने एक बार रियली यूज कर लिया और आपको दूसरी बार फिर से रियली को यूज करना है, तो आप वहां पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज कर ले. आप वहां पे इंडीड कंजंक्शन यूज कर सकते हैं रियली के प्लेस पे. तो ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होंगे तो रेपिटेशन ऑटोमेटिकली अवॉइड होगा. नेक्स्ट, नेचुरल सीक्वेंस मस्ट बी देयर, राइट. आपकी ऐसे राइटिंग में एक नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे किसी भी बुक में, अरिहंत में जब आप ऐसे राइटिंग आती की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसमें जब आप कोई ऐसे को रीड करते हो तो उस ऐसे को पढ़ने में मजा आता है, राइट. क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज होती है. नेचुरल सीक्वेंस मींस एक सेंटेंस आपने लिखा, नेक्स्ट स्टेटमेंट उससे कनेक्टेड होना चाहिए. थॉट ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी. जब थॉट ब्रेक नहीं होगी तो ऑब्वियस है उसमें नेचुरल सीक्वेंस आएगा आपकी राइटिंग में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, passive voice always seems good when it is written in passive voice, राइट. तो ऐसे राइटिंग होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे राइटिंग, पैसिव वॉइस नहीं, ऐसे राइटिंग ऑलवेज सीम्स गुड. ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, मैं करेक्ट कर देता हूँ.
ठीक है। सो ऐसे राइटिंग जो होती है स्टूडेंट, वो हमेशा अच्छी लगती है जब उसको किस वॉइस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग ऑलवेज सीम्स गुड। अब ये कोई जरूरी नहीं होता कि पैसिव में ही लिखा जाएगा सारा, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक्शन की बात, मतलब एक्शन पे देखना है कि मैं किस बात पे जोर दे रहा हूं। अगर आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, अगर आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो फिर वो एक्टिव में ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस एक्शन को दे रहे हो, ठीक है, पैस ऑब्जेक्ट को दे रहे हो आप, राइट, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से, तो फिर आप ऑब्जेक्ट जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो हम फिर पैसिव वॉइस यूज करते हैं, राइट। हम किसने वो काम किया उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से, तो फिर पैसिव में लिखो। जैसे मैं बोलता हूँ द प्रिंसिपल अवॉर्डेड 50 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल ने अवार्ड दिए 50 स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे प्रिंसिपल को फोकस ही नहीं करना, मुझे फोकस करना है अवार्ड्स को कि कितने बच्चों को दिए गए। तो मैं लूंगा 50 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड, 50 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अवार्ड्स, कितने बच्चों को अवार्ड दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना होता है कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, किस सेंटेंस के अंदर जो आपकी थॉट चल रही है, जो आप लिख रहे हो, वहां पे कौन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है सब्जेक्ट से, तो फिर पैसिव में लिखो उसको। ठीक है, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने वो काम किया है, तो फिर आप उसको एक्टिव में लिखिए, राइट। तो ये एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया हो। नेक्स्ट, तो यही था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, जो भी बातें मैंने इस क्लास में डिस्कस करी, राइट। So thanks for watching. Do like, share and subscribe the channel. और नेक्स्ट सेशन आएगा प्रेसी राइटिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।